छत्तीसगढ़ में जहां एक और 20 विधानसभा में शांतिपूर्ण मतदान हो चुका है, तो वहीं दूसरी चरण की 70 विधानसभा सीटों में तैयारी लगातार जारी है। जनता को साधने के लिए राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेता लगातार सभा ले रहे हैं। जहां जशपुर और अंबिकापुर में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने आपसे 2-3 वादे किए थे। हमने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो 2-3 काम पक्के तौर पर होंगे। सबसे बड़ा काम किसानों का कर्जा माफ, वह कोई छोटी बात नहीं थी। उस समय बीजेपी के सभी नेताओं ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी सच नहीं बोल रही। हमने ये कहा था कि 2500 रुपए प्रति क्विंटल धान के लिए मिलेगा। बीजेपी के नेताओं ने कहा था कि ऐसा नहीं किया जा सकता। जो हमने वादे किए थे वे पूरे हुए। हमने किसानों का कर्ज माफ किया। बीजेपी ने हम पर झूठे आरोप लगाए। अब 2500 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा धान। हमने जनता से किए वादे पूरे किए। जितनी जरूरत किसान को होगी, जो हम कर सकेंगे हम करके दिखा देंगे। आपको कहने की जरूरत नहीं। मैं कहा था किसान का कर्जा माफ होगा। पेन निकाल के आप लिख लीजिए, इस बार किसान का कर्जा माफ होगा। जो 200 यूनिट बिजली के हैं वो आपके माफ हो जाएंगे। राहुल गांधी ने एक और जहां अंबिकापुर में 2018 में किए घोषणाओं को गिनाया, तो वहीं केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता अमित साहू ने कहा कि क्या शराबबंदी की घोषणा इन्होंने की थी, वह पूरा किया क्या युवाओं को रोजगार देने का वादा उन्होंने पूरा किया? बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा पूरा किया? दौड़ता छत्तीसगढ़ भाजपा सरकार ने बना कर दिया था, उसे रेंगता हुआ छत्तीसगढ़ किसने बनाया? वह कांग्रेस सरकार ने बनाया है। छत्तीसगढ़ की जनता में आज त्राही त्राही मची हुई है। नशे का कारोबार भी सरकार ने खोल दिया है। हत्या, अपराध, बलात्कार, चोरी, लूट, डकैती, महिलाओं पर अत्याचार का खजाना छत्तीसगढ़ में खुला हुआ है। राहुल गांधी जी पहले ये स्पष्ट करें कि छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार है, उनकी सरकार ने किया क्या शराबबंदी की जो घोषणा इन्होंने की थी, गंगा जल को हाथ में लेकर कसम खाई थी, वो पूरा किया क्या युवाओं को रोजगार देने का वादा इन्होंने किया था, वो पूरा किया क्या? बेरोजगार नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देंगे कहा था, वो पूरा किया क्या? और छत्तीसगढ़ का ये जो दौड़ता हुआ छत्तीसगढ़ भाजपा ने बना के दिया था, उसे रेंगता हुआ छत्तीसगढ़ किसी ने बनाया है, वो कांग्रेस की राहुल गांधी जी आपकी सरकार ने बनाया है। इसकी जवाबदार और जिम्मेदार कौन है? छत्तीसगढ़ जनता। आज त्राही त्राहीमाम मची है। नशे का कारोबार आपने छत्तीसगढ़ में खोल दिया है आपकी सरकार ने। हत्या, अपराध, बलात्कार, चोरी, लूट, डकैती, महिलाओं पे अत्याचार का खजाना छत्तीसगढ़ में खोला है। राहुल गांधी जी आपके कांग्रेस ने कहा था कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, वाकई में उन्होंने गढ़ा है नवा छत्तीसगढ़, अपराध का नवा छत्तीसगढ़, महिलाओं पे अत्याचार का नवा छत्तीसगढ़, युवाओं को बेरोजगार करने का नवा छत्तीसगढ़। तो ये आप किस मुंह से बात करते हैं? प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान के लिए महज चंद दिन ही शेष हैं। ऐसे में जनता को साधने की पूरी कवायद राजनीतिक पार्टी करती हुई नजर आ रही है। तमाम बड़े नेता छत्तीसगढ़ में जनसभा कर जनता को साधने में लगे हुए हैं। इस बीच जमकर वार पलटवार भी हो रहा है, लेकिन इन सब के बीच आखिर जनता के मन में क्या है, ये तो 3 दिसंबर को ही साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, रायपुर। नमस्कार, जवाब तो देना होगा मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में पहली चरण के मतदान के बाद अब बारी दूसरे चरण की मतदान की है, और जिस तरह से राजनीतिक दलों ने तेजी दिखाई है, ये तेजी बताने के लिए काफी है कि जिस तरह से पहले चरण के रुझान मिल रहे हैं, या यूं कहे कि पहले चरण के अनुमान लगाए जा रहे हैं, उसके बाद दोनों ही दलों की जो धड़कनें हैं वो काफी तेज हो चुकी है। आज हम चर्चा करेंगे कि राहुल गांधी जो है वो सरगुजा संभाग पहुंचते हैं, अंबिकापुर में वो सभा करते हैं, जसपुर में जाके सभा करते हैं, क्या कुछ कहते हैं, इन तमाम चीजों पे चर्चा करेंगे, जवाब लेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। पहले मेहमानों का ताल्लुक आपसे करा देता हूं। कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ प्रवक्ता युवा नेता सुरेंद्र वर्मा जी है। सुरेंद्र जी आपका स्वागत है। बीजेपी की ओर से प्रवक्ता युवा नेता उमेश घोड़मोड़े हैं। उमेश जी आपका स्वागत है। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक पत्रकार मृगेन पांडे भी हमारे साथ है। मृगेन जी आपका भी स्वागत है। सुरेंद्र जी, मेरा पहला सवाल आपसे है कि राहुल गांधी आते हैं, अंबिकापुर में, जसपुर में सभा को संबोधित करते हैं, भावनात्मक कार्ड वो चलने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि उनका अंबिकापुर, सरगुजा, या यूं कहे कि आदिवासियों से रिश्ता पुराना है। वो इंदिरा जी का नाम लेते हैं, नेहरू जी का नाम लेते हैं, कहते हैं कि आप उनको याद करते हैं, मतलब मुझे याद करते हैं। क्या माना जाए इस इमोशनल कार्ड को?
अवधेश जी, राहुल जी की गारंटी पर छत्तीसगढ़ की जनता को भरोसा है, क्योंकि ये वही राहुल जी हैं जिन्होंने 2018 में छत्तीसगढ़ के किसानों से वादा किया था कि सरकार बनने के 10 दिन के भीतर आपके कर्जा माफ होगा। 2 घंटा भी नहीं लगा, जैसे ही शपथ ग्रहण हुआ, पहली कैबिनेट की बैठक हुई और 9,270 करोड़ का कर्जा माफ हुआ किसानों का, लगभग 400 करोड़ का सिंचाई कर माफ हुआ। महिला समूहों से वादा किया था 12 करोड़ 77 लाख का महिला समूहों का कर्जा माफ हुआ। जहां तक बात सरगुजा की है, निश्चित तौर पर आपको याद होगा कि सरगुजा के लगभग 40, 45, 50 गांव की आदिवासी पदयात्रा करके रायपुर तक आए। राजभवन में महामहिम राज्यपाल तत्कालीन अनुसुईया उइके जी थे, उनसे मुलाकात की और उसके बाद में मुख्यमंत्री जी से मुलाकात किए थे। उस समय उनकी मांगे थी कि जो ग्राम सभा की आपत्ति को दरकिनार करके वहां पर कोल खनन शुरू किया, उसको निरस्त किया जाए। और उनकी मांग पर भूपेश सरकार ने 27 जुलाई 2022 को परसा कोल ब्लॉक सहित 5 कोल ब्लॉकों को विधानसभा का प्रस्ताव, कोई चिट्ठी नहीं है अवधेश जी, विधानसभा का प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेजा। आज तक अंतिम आदेश मोदी जी की सरकार में, केंद्र की सरकार में लंबित है। जिस तरह से कोल इंडिया लिमिटेड और एसीसीएल की खदानें हैं, उसमें खनन का काम एक निजी पूंजीपति जो मोदी जी के मित्र हैं उनको दिया गया। उस बात का विरोध भी कांग्रेस की सरकार ने किया था। तो मूल लड़ाई जो है अवधेश जी 2023 की, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की सभ्यता, छत्तीसगढ़ की संपन्नता को बेचने और बचाने की लड़ाई है। एक तरफ छत्तीसगढ़ की समृद्धि, स्वाभिमान के प्रतीक किसान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किसानों को संपन्न बनाना चाहते हैं, उनके कर्ज की माफी की बात करते हैं। दूसरी तरफ अडानी के प्रतिनिधि के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के अब मैं जवाब लेता हूं। उमेश जी, गंभीर आरोप लग रहा है कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति समृद्धि को बचाने के लिए बढ़ाने की ये लड़ाई है। आप इसे महज एक विधायक का चुनाव का लड़ाई मत मानिए। देखिए, लगातार जैसे बीते 5 वर्षों में राहुल गांधी जी आए 2018 के अंदर में, और 2018 से लेकर के बीते 5 वर्षों में जिस प्रकार से कभी संस्कृति की आड़ लेकर के, कभी छत्तीसगढ़ियावाद की आड़ लेकर के, कभी कुछ और सुगुफा छोड़ करके ये केवल राजनीति करने का काम किए। अभी ये राहुल जी की गारंटी की बात कर रहे थे, अभी मैं संस्कृति में भी आऊंगा। राहुल जी ने आज जो अपना भाषण दिया, उन्होंने अपने भाषण के दरमियान अपने वक्तव्य में क्या कहा? सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम 2-3 काम पक्के करेंगे। क्या राहुल जी 2-3 काम की बात करके गए थे या 36 वादे कर करके गए थे? क्या राहुल गांधी जी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि भैया हम जब घोषणा पत्र का वाचन कर रहे थे, टीएस सिंहदेव साहब 150-200 बार सर करके संबोधित कर रहे थे और हम केवल 2-3 वादे पूरे करने के लिए आए थे? क्या राहुल गांधी जी आज स्वीकार करने के लिए आए थे कि 36 वादे तो हम पूरे नहीं किए, हम तो 2-3 की बात करके गए थे? किसानों का विषय ये ले रहे थे यहाँ पर, ये दीर्घकालीन का क्या हुआ भैया, मध्यकालीन का क्या हुआ, राष्ट्रीयकृत बैंकों का क्या हुआ, उस पर कहीं कोई जवाब निकल करके नहीं आता। 700 से अधिक किसान यहाँ पर आत्महत्या कर लेते हैं। नया रायपुर के अंदर में लाठीचार्ज होता है, उत्तर प्रदेश के अंदर में 50 लाख देकर के आते हैं और 5 साल केवल छत्तीसगढ़ी संस्कृति और स्वाभिमान की बात करते हैं। और जब छत्तीसगढ़ का किसान, छत्तीसगढ़ का माटी पुत्र, उसका निधन हो जाता है, उसकी मौत हो जाती है, वहां पर मुआवजे को लेकर के एक दूसरे के बगले झांकने का काम करते हैं। और तमाम वादे, बिजली बिल हाफ से लेकर के, संपत्ति का माफ से लेकर के, युवाओं के विषय में तमाम वादे, बेरोजगारी भत्ते का विषय हो, 1 लाख नौकरी देने का विषय हो, या फिर बीते 5 वर्षों में जो गड़बड़ घोटाला युवाओं के साथ किया गया, जो पीएससी में भ्रष्टाचार और तमाम मामले निकल करके आए, न्यायालय ने संज्ञान में लिया, उस पर राहुल गांधी जी कब बोलेंगे? मैं जवाब ले लेता हूं। छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है। मैं जवाब ले लेता हूं, जवाब ले लूं उससे पहले मैं एक बार मृगेन जी का रुख कर लेता हूं। मृगेन जी, आपको क्या लगता है बचे हुए 70 सीटों पे जो जोर लगाया जा रहा है, पहली बार आजादी के बाद हुआ, या यूं मानिए कि चुनावी इतिहास में छत्तीसगढ़ में पहली बार हुआ कि सरगुजा के सारे सीट कांग्रेस के पास चले गए, जसपुर की 3 सीट कांग्रेस के पास चले गई। अब फिर से एक बार सरगुजा पे फोकस है। राहुल गांधी अंबिकापुर आते हैं, वो जसपुर आते हैं, सभा को संबोधित करते हैं, आदिवासियों के भले का जिक्र करते हैं, और न केवल इतना बल्कि एमपी के उस कांड का भी जिक्र करते हैं, मध्य प्रदेश का, जिसमें भाजपा नेता के द्वारा आदिवासी के सिर पे पेशाब किया जाता है, उसका भी जिक्र करके एक माहौल कहीं उनका जो है आदिवासियों को साधने की कोशिश करते। क्या कुछ असर होगा? बात है, आपने जो कहा कि सरगुजा पर फोकस है। पिछले विधानसभा चुनाव में सरगुजा ने
बहुत बड़ी बढ़त दी कांग्रेस को और 14 की 14 सीटें कांग्रेस के पास थी। बस्तर में एक सीट ये कांग्रेस हार गई थी, लेकिन सरगुजा में 14 सीटें हैं। तो निसंदेह इस चुनाव में भी कांग्रेस की पूरी कोशिश रहेगी कि हम सरगुजा को जीते। सरगुजा को जीतना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सरकार बनाने के लिए जो बहुमत का आंकड़ा है वो सरगुजा की मतलब 7% सीट पिछली सरकार को बनाने में महत्वपूर्ण रही। इस सरकार में भी सरगुजा की सीटें महत्वपूर्ण रहेंगी और यही कारण है क्योंकि सरगुजा में आदिवासी वोटर हैं, जसपुर में आदिवासी वोटर हैं और यही कारण है कि राहुल गांधी को रीवा की घटना को याद दिलाना पड़ा। लोग को रिलेट करते हैं, उस समय भी बहुत विवाद हुआ था कि ट्राइबल का अपमान किया गया, क्योंकि चुनाव में जो घोषणा पत्र आए हैं, जो वादे किए जा रहे हैं कांग्रेस और भाजपा की तरफ से, वो लगभग एक समान है। कुछ चीजों में याद दिलाने की जरूरत पड़ रही है कि हमने ये किया है। जैसा कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि हमने धान का कर्ज माफी की बात की थी तो 2 घंटे में पूरा किया, और बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं मोदी जी की गारंटी और तमाम चीजें। तो ये जरूर है और कांग्रेस को पूरी ताकत लगानी पड़ रही है सरगुजा में इस बार अपनी सीटें बचाने के लिए। जी बिल्कुल, अब यही वजह है कि लगातार माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। सुरेंद्र जी, जवाब आप दे दीजिएगा उमेश जी की बातों का, लेकिन पहले सर सवाल ये है कि राहुल गांधी आते हैं, गारंटी लेते हैं, वो कहते हैं कि लोगों को बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जो कुछ आवश्यकता होगा सरकार वो पूरा कर देगी। निश्चित तौर पर अवधेश जी, कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है, जो 20 बिंदु हैं, जो हमने किया है भूपेश बघेल की सरकार ने, आम जनता चाहे वो किसान हो, गौपालक हो, महिलाओं की समृद्धि हो या युवाओं को रोजगार के अवसर देने की बात हो, जो न्याय योजना हमने चलाया था उसी का एक्सटेंशन है। पहला बिंदु जो लिखा गया है घोषणा पत्र में, बिल्कुल स्पष्ट तौर पर यह लिखा है कि जिस तर्ज पर हमने 2018 में कर्ज माफी की है उसी तर्ज पर हम करेंगे। तो ये जो झूठ फैलाने का एक रैकेट चल रहा है कि लघुकृत और दीर्घकालीन, होता क्या है दीर्घकालीन? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को किसानों से सरोकार होता तो ये पता होता कि जो किसान कर्ज लेता है, चाहे वो बीज के लिए हो, चाहे वो खाद के लिए हो, चाहे मजदूरी के लिए नकदी हो, वो अल्पकालिक कृषि ऋण ही होता है। और 9,270 करोड़ हमने पिछले बार माफ किया है। ये अंतर है नीति और नियत का। हमने अपने वादे से ज्यादा 2500 का वादा है अवधेश जी। पिछले खरीफ सीजन में पूरे देश में सबसे ज्यादा यदि 2640 पाया है तो वो छत्तीसगढ़ का किसान है। भाजपा शासित राज्यों में किसानों को आधी कीमत भी नहीं मिल रही है। केजी से लेके आंगनबाड़ी और बालबाड़ी भी हमारे छत्तीसगढ़ में संचालित है। 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा थी, उसी का एक्सटेंशन है। अब हम पीजी और ग्रेजुएशन में भी कोई फीस नहीं लगेगी, चाहे वो मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो या आईटीआई का प्रशिक्षण हो। बिजली बिल 400 यूनिट तक हाफ का लाभ मिल रहा था, अब 200 यूनिट तक। क्योंकि ये बजट में जो मोदी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के चलते जो महंगाई बढ़ी है, जो बिजली की लागत बढ़ी है, उसके चलते बिजली का बिल एक बड़ा बजट होता है घर का, उसमें 400 यूनिट तक बिना भेदभाव के अमीर, गरीब, ग्रामीण, शहरी सभी को लाभ मिलेगा। ये नीति और नियत का अंतर है। एक महत्वपूर्ण बात, भारतीय जनता पार्टी को किसानों से की कर्ज माफी से परहेज हो सकता है क्योंकि इनके फोकस में चंद पूंजीपति मित्रों का हित है। ये आरटीआई का दस्तावेज है जो आरबीआई ने जारी किया। सूरत शहर के एक सामाजिक कार्यकर्ता संजय ने लगाया था। 2014 से 23 तक मोदी सरकार ने सार्वजनिक बैंकों के माध्यम से 10,41,000 करोड़ का और शेड्यूल वाणिज्यिक बैंक से 14,53,000, कुल 24,95,000 का लोन राइट अप अपने चंद पूंजीपति मित्रों का किया है। किसानों को एमएसपी देने के लिए पैसा नहीं है। किसानों की आय दोगुनी करने का वादा 2022 तक था। सुरेंद्र जी, मैं जवाब ले लेता हूं। उमेश जी, ये क्यों बार बार आरोप लग रहा है कि बीजेपी चंद लोगों के लिए काम करती है, चंद लोगों के लिए सोचती है, और कांग्रेस जो है आम जनमानस के लिए काम करती है? ये बार बार इस चुनावी समय में या पहले भी बातें निकल के क्यों आ रही है? देखिए अवधेश जी, इतिहास गवाह है कि कांग्रेस केवल अपने लिए और एक परिवार विशेष के लिए काम करती है। दूसरे शब्द में कहूं तो अपने लिए और एटीएम के रूप में गांधी परिवार का घर भरने के लिए काम करती है। इसलिए ये केवल आरोप, एक परसेप्शन बनाने का यहां पर प्रयास करते हैं। चंद लोगों के लिए अगर ये आरोप लगा रहे हैं तो राहुल गांधी जी यहां पर आए थे, कांग्रेस के तमाम नेता यहां पर मौजूद हैं, वो क्यों नहीं बताते हैं? जिन चंद लोगों की वो बात करते हैं, उन्हीं चंद लोगों का केरल के अंदर में 70,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हो जाता है। क्या आप नाक कान आंख बंद करके बैठते हैं क्या? उन्हीं चंद लोगों में से किसी एक का
राजस्थान के अंदर में 54,000 करोड़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट हो जाता है। आपके उसी कर्नाटक के अंदर में जहां अभी चुनाव हुआ है, जिसको लेकर के आपके उद्योग मंत्री का वहां पर बयान आ रहा था कि उसकी एंट्री नहीं होगी उस जन व्यक्ति की। जब सरकार आ जाती है तो 1 लाख करोड़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट वहां पर हो जाता है। तो ये किस मुंह से आरोप लगा रहे हैं? ये केवल परसेप्शन क्रिएट करना चाहते हैं। और अभी मैं सुन रहा था कि ये बिजली उमेश जी देखिए, दरअसल इन्वेस्टमेंट पे कहीं पे भी कोई विरोध नहीं है। विरोध है खनन, कोयला, खनिज संसाधनों को देने का। इस बात का विरोध किया जा रहा है। इन्वेस्टमेंट छत्तीसगढ़ में भी आए, मध्य प्रदेश में भी आए, अन्य राज्यों में भी आए, वो बेहतर माना जाता है किसी भी राज्य की सेहत के लिए, आर्थिक सेहत के लिए। लेकिन विरोध किसी और बात को लेकर हो रहा है। लगातार चर्चा का दौर जारी रहेगा। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। एमपी की बेटियों के मन में मोदी, क्योंकि बेटियों के लिए उच्च शिक्षा की राह हुई आसान। रुपए 544 करोड़ की आर्थिक सहायता से मिली नई उड़ान। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7000-230-230 पर मिस्ड कॉल करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लगातार चर्चाओं का दौर जारी है। एक बार मैं मृगेन जी का रुख कर लेता हूं। मृगेन जी, छत्तीसगढ़ की सियासत में 70 सीटों पे मतदान कार्य बचा हुआ है। चर्चा जब शुरू होती है तो केरल से लेके, कर्नाटक से लेके राजस्थान तक पहुंच जाती है। दलील और दावे पेश किए जाते हैं कि ये तमाम जो चीजें हैं वो माहौल बनाने की कोशिश करती है। सूरत का भी जिक्र सुरेन जी ने कर दिया कि आरटीआई के दस्तावेज में जो आंकड़े आए हैं वो चौंकाते हैं। लेकिन कुल मिला के ये कि छत्तीसगढ़ की सियासत के लिए जिस तरह से दोनों दल जोर लगा रही है दूसरे चरण के लिए, उसका क्या कुछ असर आपको धरातल पे होता दिखाई पड़ रहा है? मृगेन जी देखिए, दोनों पार्टियां जोर इसलिए लगा रही हैं क्योंकि पिछले चुनाव में जो जिन 70 सीट बात कर रहे हैं, उन 70 सीटों में ही बीजेपी की 15 सीटें आई थी। एक सरगुजा की थी, बाकी 2 राजनांदगांव और दंतेवाड़ा। बाकी सीटें 13 सीटें थी वो इन्हीं 70 सीटों में थी। तो बीजेपी को यहाँ गेन करना है, और गेन करना है क्योंकि बीजेपी ने अपना स्पष्ट कर दिया है कि ये चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पे लड़ा जा रहा है, पीएम मोदी के काम पर लड़ा जा रहा है, पीएम मोदी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने जो घोषणा पत्र जारी किया वो मोदी की गारंटी है। यही कारण है उमेश घोरमडे जी लगातार अन्य राज्यों का जिक्र कर रहे हैं जहां पीएम मोदी ने भरपूर राशि दी विकास कार्यों के लिए और तमाम चीजों के लिए। केंद्र, हालांकि केंद्र जो राशि जारी करता है वो राज्यों का हिस्सा होता है, लेकिन उसमें भी भेदभाव होते रहे हैं या ऐसा देखने को मिलता रहा है। और ये उमेश घोरमडे जी दावा कर रहे हैं कि उनके प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी जी ने राज्यों को, कांग्रेस शासित राज्यों को भी राशि दी है। अब इन्हीं बातों को, क्योंकि जब पूरा कैंपेन ही पीएम मोदी के इर्द गिर्द है बीजेपी का, तो उन्हीं की बातों को ये करेंगे क्योंकि राज्य में इनकी पिछले 5 साल से सरकार नहीं है। और कांग्रेस के पास जो सुरेंद्र वर्मा जी ने बताया कि हमारी 5 साल की सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया। तो इन्हीं बातों को लेकर अच्छी बात यह है कि इस चुनाव में अभी तक जो 1-2 चीजों को छोड़ दिया जाए, जैसे महादेव सट्टा ऐप और ईडी की कार्रवाइयां, तो कुल मिलाकर मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। मुद्दे स्थानीय स्तर पर भी उठ रहे हैं और प्रदेश स्तर के भी मुद्दे उठ रहे हैं। ये एक अच्छी बात है क्योंकि आमतौर पे आप देखते हैं कि चुनाव में 2 पार्टियां जो है भटकाने का काम करती हैं। आज कांग्रेस ने एक पीसी की है जिसमें अपने घोषणा पत्र के बारे में बताया कि हम क्या क्या वादा कर रहे हैं। बीजेपी भी यही काम लगातार कर रही है, तो एक अच्छा संकेत है। बिल्कुल सही। यहाँ के मुद्दों पे लड़ रहे हैं वो अच्छी बात है। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल मृगेन जी आपने बिल्कुल सही कहा। सुरेन जी मैं आपका रुख कर लेता हूं। जब आरोप आप लोगों के ऊपर भी लग रहे हैं कि जिन लोगों का नाम लेके आप लोग सियासत कर रहे हैं उनका इन्वेस्टमेंट छत्तीसगढ़ में भी हो जाता है,
ये अन्य दीगर राज्यों का उदाहरण देते हैं बीजेपी के लोग, जहां पे कांग्रेस की शासन है, उसका उदाहरण देते हैं। उसके बाद आपको तो जवाब देना पड़ेगा इस पे। अवधेश जी, जो हमारे देश की तासीर है मिश्र अर्थव्यवस्था है, किसी उद्योग घराने से परहेज है, न सरकारी उपक्रम से। हमारे यहाँ पहले भी लगते रहे, परहेज कहाँ पर है, दिक्कत कहाँ होती है जब किसी का एकाधिकार, मतलब आज देश जो है अडानी परस नीतियों के चलते जिस कगार पर पहुंचा दिया गया है, आयातित कोयले को 6 गुना रेट पर खरीदने 15% की बाध्यता सरकारी प्लांट पर है, निजी में तो 30% से ज्यादा है। तो ये एकाधिकार जो सौंपा जा रहा है, जिस प्रकार से सार्वजनिक उपक्रम बेचे जा रहे हैं, पिछले 9 साल में 20 से ज्यादा सार्वजनिक उपक्रम बेचे हैं, नवरत्न कंपनियां बेची जा रही है और खड़े किए एक भी नहीं। देश के कुल 14 प्रधानमंत्री आज तक जो है 67 साल में जो कर्ज लिए थे वो थी 55 लाख करोड़। मोदी जी अकेले प्रधानमंत्री है जो 9 साल में 100 करोड़ से ज्यादा का कर्ज लिए हैं। देश पे कर्ज का भार 2 गुने से ज्यादा 3 गुना हो गया है और बिक रही है सरकारी कंपनी। आप इस बात के गवाह हैं कि अटल सरकार में बाल को औने पौने दाम पर बिका। जिस तरह से नंदराज पर्वत जो है ग्राम सभा की फर्जी एनओसी तैयार की गई रमन राज में, जिस तरह से एनएमडीसी का नगर प्लांट प्रधानमंत्री जी गलत बयानी करते हैं। दीपम की साइट पे देख लीजिए जो केंद्रीय उद्योग विभाग की है, ये सेल लगा के जो कंपनियां बेच रहे हैं उसमें एनएमडीसी नगरनार भी शामिल है। एक बार जवाब ले लेते उमेश जी, सुरेंद्र जी मैं जवाब ले लेता हूं। उमेश जी आप जवाब देना चाह रहे, आप जवाब भी दीजिएगा, छत्तीसगढ़ की सियासत पे भी फोकस कीजिएगा कि छत्तीसगढ़ की सियासत में महत्वपूर्ण दिन 17 नवंबर आने वाला है, उसकी क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, मैं तो छत्तीसगढ़ के सियासत पे ही हूँ। ये लाहौर दिल्ली घूम रहे हैं, छत्तीसगढ़ से ध्यान भटकाने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। जिन्होंने खुद कुल बजट का 66% से ज्यादा कर्ज लिया है, वो क्या कर्ज की बात करेंगे और किस प्रकार के हालात छत्तीसगढ़ को कर दिए। छत्तीसगढ़ के स्थानीय जो मुद्दे हैं उससे ध्यान भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। राहुल गांधी जी आते हैं, तमाम वादों 18 का याद दिलाते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही 16 लाख ग्रामीण परिवार और 4 लाख शहरी परिवार के घर का स्वप्न चूर चूर करने का पाप इस प्रदेश की कांग्रेस की सरकार ने क्यों किया, इस पर राहुल गांधी जी कुछ नहीं बोलते, मौन हो जाते हैं। इसका जवाब आने वाले 17 तारीख को छत्तीसगढ़ की जनता देगी, माताएं बहनें देंगे, जिनके घर का सपना कांग्रेस ने चूर चूर करने का काम किया है। जिन अनियमित कर्मचारियों को 10 दिन में नियमितीकरण का वादा था, वो 17 तारीख को इसका हिसाब लेंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग करके कांग्रेस के खिलाफ मतदान करके उसका जवाब देंगे। ये बिजली पर अभी घड़ियाली आंसू बहा रहे थे और ये तमाम तरह के आरोप लगा रहे थे। जरा ये बता दीजिए कि भैया किस अधिकार से आपने सर्विस चार्ज लगा करके बढ़ा हुआ बिजली बिल भेज करके आर्थिक रूप से चोट पहुंचाने का काम छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता के साथ आपने किया है। बिजली कटौती सरप्लस राज्य के अंदर में ये हालात आपने कर दिया है और लगातार जो केंद्र की योजना है उनको लटकाने और भटकाने का पाप आपने किया है। इसलिए 17 तारीख को छत्तीसगढ़ की जनता आपको सबक सिखाने के लिए मतदान। बहुत देर से जवाब देना चाह रहे सुरेंद्र जी, आप जवाब दे दीजिए। बहुत देर से आप हाथ उठा के रखे हुए। अवधेश जी, कुतर्क का जवाब सुनिए। कुल जीडीपी का छत्तीसगढ़ के ऊपर कर्ज है मात्र 2.7%, जो आरबीआई की लिमिट है 5%, उसका आधा है और केंद्र की सरकार पे 8% से ऊपर है कुल जीडीपी का। तो शर्म तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की मोदी सरकार को आनी चाहिए। अभी ये कह रहे थे बिजली बिल की बात, 13 बार पिछले 5 साल में कम हुए, 5 साल में 13 बार घटे हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में की घटना 600%, 6 गुना बढ़ा था। 2003 से 2018 के बीच देख लीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी के फोकस में केवल अडानी का हित है, किसानों से इनका कोई सरोकार नहीं है। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा था। स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश लागू करने का, C2 फार्मूले में 50% लाभ देने का वादा 14 में है। कब करेंगे? तो इनके फोकस में कभी जनता का हित नहीं है। जिस तरह से हमने तो पीसी करके 36 में से 34 वादे पूरे किए, बाकायदा हमने पीसी ली और जो गली गली में हुक्का बार खोले थे भाजपाई, उसको भी हमने बंद कराया। नशाबंदी, हम तो शराबबंदी से आगे बढ़ के नशाबंदी कर रहे हैं। हम स्कूलों का उन्नयन कर रहे हैं। जो बेरोजगारी दर रमन राज में 22.2% थी सितंबर 2018 में, याद कर ले। और अभी जो है पिछले 1.5 साल से सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य कोई है तो वो छत्तीसगढ़ है। जवाब ले लेता सुरेंद्र जी, मैं जवाब ले लेता हूं। उमेश जी जवाब दे दीजिए फटाफट कि बेरोजगारी दर, शराब, नशाबंदी, तमाम चीजों के आरोप आप लोग के ऊपर लग गए। अब जवाब दे दीजिए। 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ते का वादा करने वाले 5 साल बीतते बीतते केवल 250 करोड़ का प्रावधान करते हैं और उसके बाद भी 15 साल में कितना दिए? 2003 में वादा था ना, कंडिका लगा पूछ लीजिए 15 साल में कितना दिए? 2003 में भाजपा का वादा था 1 लाख सरकारी कितना दिया 15 साल में? 5 लाख रोजगार दिए, 5 लाख
सब इंस्पेक्टर बाकायदा भर्ती को पीसी पूरा हुई नहीं है कर राजीव पाते। भवन में 5 लाख इनको रोजगार शर्म दिए, नहीं 15 आती लाख है। और देंगे और 5 ये साल में। किस मुंह से शर्म की बात चलो करते ठीक है, हैं? उमेश जी, अरे उमेश जी। नौजवान आपको उमेश सबक जी, सिखाएगा 17 समय तारीख मुझे को। इतनी ही चर्चा की इजाजत देती है। समय का भी ध्यान हम लोगों को रखना पड़ेगा। आज इस चर्चा में इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सुरेंद्र जी आपका शुक्रिया, उमेश जी आपका शुक्रिया, विगेन जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के ये कि छत्तीसगढ़ की सियासत में बचे हुए 10 दिन, मतलब है कि 17 नवंबर से पहले जो 8-9 दिन की एक्सरसाइज बची हुई है, उसमें इसी तरह से तेजी और जोर आजमाइश आपको दिखाई देगी। लेकिन आपके स्वविवेक पे निर्णय होगा कि छत्तीसगढ़ में इस बार किसकी सरकार बनेगी। फिलहाल आज इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।